जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पहले हम सारी एप्लीकेशन अपनी जो है वो बनाते रहे हैं। एक ही पीसी के ऊपर हम जो है वो डेटाबेस चलाते हैं और उसी पीसी के ऊपर ही हम उसको मैनेज करते हैं। आज हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि डेटाबेस को हम स्प्लिट करके जो बैक एंड है वो एक सर्वर पे रखते हैं और बाकी क्लाइंट्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और तमाम क्लाइंट्स का डाटा जो है वो इकट्ठा एक सर्वर के अंदर एक जगह पे सेव होता है। और ये देखते हैं इस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करते हैं और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप ऑलरेडी फेमिलियर है कि यहाँ पे हमने जो है वो डेटाबेस अक्सर बनाए हैं, उसमें टेबल्स है, क्यूरीज बनाते हैं और फॉर्म्स बनाते हैं और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे एक ही डेटाबेस के अंदर मौजूद होते हैं। और ये जो डेटाबेस है ये हमारा एक ही सिस्टम के ऊपर जो है वो वर्क करता है। जिस सिस्टम में हमने एक्सेस इंस्टॉल की है उसी के अंदर ये वर्क करता है। उसी एक ही सिस्टम को आप खोलेंगे वहीं पे वो चलेगा और वहीं पे हर चीज़ जो है वो सेव हो। लेकिन हमारे पास बहुत सारी डेटाबेस के अंदर तो खुसूसन जो है वो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि हम एक सर्वर बनाएं जिसमें हमारा डेटाबेस इंस्टॉल हो। जिस तरह आप समझते हैं या आपके ऑफिस है या किसी जगह पे जहाँ पे आप डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं तो आपका एक नेटवर्क होता है, आपके बहुत सारे पीसीज जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो आप चाहते हैं कि तमाम पीसीज जो है वो साइमल्टेनियसली एक प्रोग्राम को इस्तेमाल करें और वो डाटा एक सेंट्रलाइज जगह पे जो है वो स्टोर हो और हर पीसी के ऊपर जो है वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद हो। तो आज हम देखेंगे कि हम उस चीज़ को किस तरह से एक्सेस के अंदर अचीव करते हैं। हालांकि एक्सेस इस चीज़ के लिए नहीं बना है, इस चीज़ के लिए बड़े डेटाबेसेस मौजूद होते हैं। जिस तरह सीक्वल सर्वर है उसको हम यूज़ करते हैं, सर्वर हम बना लेते हैं और उसका बैकएंड एक पीसी के ऊपर जिसको हम सर्वर कहते हैं वहां पे रख दिया जाता है और बाकी तमाम क्लाइंट जो है वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो वो तमाम का तमाम अपना डाटा जो है वो एक जगह पे सेव करते हैं और वो रियल टाइम पे अपडेट हो। इसी तरह ओरेकल है, बहुत सारे जो है वो डेटाबेसेस है जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। एक्सेस एक्चुअली बनाया नहीं गया इस चीज़ के लिए, लेकिन एक्सेस की खूबी ये है कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने छोटे मोटे डेटाबेसेस को। छोटे मोटे से मेरा मतलब ये है कि आपके एटलीस्ट 50,000 60,000 रिकॉर्ड्स हैं तो कोई इतना मसला नहीं होता, वो चल जाता है। अगर आपके ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं जिस तरह नादरा का डेटाबेस है, ये बड़े डेटाबेसेस है, तो उसके लिए आप एक्सेस यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये है हम अपने जितने पाकिस्तान में हमारे एक शॉप का डेटाबेस है या एम्प्लॉइज का है या एक स्कूल का डेटाबेस है उसको मेंटेन करने के लिए हम इजीली एक्सेस को नेटवर्क के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस है वहाँ पे 5 बंदे हैं, 7 हैं, 7 सिस्टम्स हैं, 10 सिस्टम्स हैं, वो तमाम के तमाम आप चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस हो वो तमाम के ऊपर रियल टाइम पे अपडेट हो, उसकी एक्सेस हो। हर जो सिस्टम है उससे इस डेटाबेस के अंदर एंट्री की जा सके और रिपोर्ट्स देखी जा सके और वो डाटा को मेंटेन कर सके, तो आप ये काम कर सकते। उसके लिए सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इस डेटाबेस को दो हिस्सों में तकसीम करना है। दो हिस्सों में तकसीम कैसे करना है, एक तो आपके यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये टेबल्स हैं। टेबल्स के अंदर जैसा कि आप जानते हैं, अगर पिछली क्लासेस आपने देखी हैं, हमने टेबल्स बनाए थे और सारा कुछ। टेबल्स के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन जो डाटा है वो पड़ा होता है। जिस तरह स्टूडेंट का टेबल है, आप इसको खोलेंगे ये तमाम स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा है। उसके बाद इसी तरह आइटम्स का हमने एक बनाया था पीओएस के लिए, ये तमाम आइटम्स का डाटा पड़ा है। अब पीओएस में तो आपका नेटवर्क बहुत काम आता है। ये जो आज का लेसन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत काम आएगा। पीओएस में खसूसन ये है कि आपका एक शॉप है या मॉल है, उसके अंदर एक काउंटर नहीं होता, एक जगह नहीं होती, बल्कि 5 6 7 काउंटर्स होते हैं जहाँ से लोग अपनी चीज़ें जो है वो लेके गुजर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आप रियल टाइम पे उनके आइटम्स का जो हिसाब रखते हैं, उनको सेल का जो एक आपके कस्टमर ने ली है, तो वो 3 4 काउंटर्स पे इकट्ठा साइमल्टेनियसली चल रहा होता है और वो तमाम डाटा जो है वो एक जगह पे सेव हो रहा होता है। इस तरह ये जो टेबल्स हैं, एक तो आपके ये टेबल्स हैं
और दूसरा आपकी क्या चीज़ है, यहाँ पे हमने जो क्यूरीज बनाई हैं, जो हमने फॉर्म्स बनाए हैं, जो रिपोर्ट्स बनाई हैं, मॉड्यूल्स बनाए हैं, ये आपकी सेकंड थिंग, यानी कि आपने एक डेटाबेस को दो हिस्सों में तकसीम करना है। एक हिस्से में आपने क्या रखना है, टेबल्स, और दूसरे हिस्से में आपने रखने हैं अपनी क्यूरीज, अपने फॉर्म्स और अपनी रिपोर्ट्स और मॉड्यूल्स जो भी आपने बनाए हैं, वो आपने उस हिस्से में रखने हैं। जिस हिस्से में आप रखेंगे टेबल्स, उसको हम नाम देंगे बैकएंड का, यानी कि ये आपका बैकएंड डेटाबेस है जिसमें आपका डाटा सेव हो रहा है। और जिस हिस्से में आपके, जिस फाइल में आपकी क्यूरीज पड़ी होंगी, फॉर्म्स पड़े होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, अदर देन टेबल्स, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जिस फाइल में पड़े होंगे, वो आपको कहलाएगा फ्रंट एंड। और फिर हम बैक एंड के साथ इस फ्रंट एंड को लिंक कर देंगे, और जितने मर्जी फ्रंट एंड हम इसके साथ लिंक करते जाएंगे, तमाम की तमाम इस टेबल को यूज करेंगे। तो ये तो इसका एक इसका एक आइडिया था, वो मैंने आपको दिया कि किस तरीके से ये काम होगा। ये दो एक्चुअली अलग अलग फाइलें होंगी, तो उनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे। तो ये देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। ये हमारा एक डेटाबेस जिस पे हम तजर्बात करते रहते हैं, ये ऑलरेडी डेटाबेस 4 के नाम से यहाँ पे मेरे पास सेव है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपने क्या काम करना है, ये डेटाबेस आपने बना लिया, बेशक आप पहले बना लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, या बनाने से पहले आप इसको करना चाहते हैं, जब आप टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं उसके बाद भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने करना ही है, इसको हम डेटाबेस को क्लोज करते हैं। ये मेरा जो डेटाबेस है, ये हमारा डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये पड़ा हुआ है डेटाबेस के नाम से, डेटाबेस 4 मेरा डेस्कटॉप के ऊपर सेव है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं इसको अपने पीसी खोलता हूँ और यहाँ पे मैं डी ड्राइव में ले जाता हूँ। डी ड्राइव में राइट क्लिक करता हूँ और एक नया फोल्डर बनाता हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ माई कर देता हूँ, माई डेटाबेस अंडरस्कोर बीई, माई डेटाबेस अंडरस्कोर बीई के नाम से एक जो है वो मेरा फोल्डर मैंने बना लिया। ये सिर्फ माई डेटाबेस का ही फोल्डर बनाता हूँ, माई डेटाबेस एक फोल्डर बना लिया। इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको, जो फाइल मैंने वहां से कॉपी की थी, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब इस फाइल का नाम मैं चेंज करने लगा हूँ, इसका नाम मैं रखने लगा हूँ डेटाबेस अंडरस्कोर बीई। बीई से मुराद मेरी क्या है, बैक एंड, डेटाबेस बैक एंड। ये डेटाबेस जो हम, ये हमारा बैक एंड होगा, जिसमें मैंने आपको बताया, जिसमें हमारे टेबल्स होंगे। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसको खोला अपने पास, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरी क्यूरीज हैं, टेबल्स को मैं रहने दूंगा। अपने जो क्यूरीज हैं, इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके सेट की और डिलीट की मैंने प्रेस कर दी, ताकि मैं इन सबको डिलीट कर दूं। ये क्यूरीज मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद जितने मेरे फॉर्म्स पड़े हैं, ये सारे के सारे मैंने डिलीट कर दिए। डिलीट की प्रेस की है मैंने, और इनको मैंने डिलीट कर दिया। जो रिपोर्ट थी मेरी, उसको मैंने डिलीट कर दिया, और जो मेरे दो मॉड्यूल्स थे उनको भी मैंने। इस बैक एंड जो डेटाबेस है, इसके अंदर आपने सिर्फ अपने टेबल्स छोड़ने हैं, उसके अलावा तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिलीट कर देने हैं। और एक तो इसमें टेबल्स होंगे और दूसरे इसमें आपके रिलेशंस होंगे, जो हमने शुरू में, आपको याद होगा, हमने बनाए थे रिलेशनशिप्स। ये जो रिलेशंस बने हैं टेबल के दरमियान में, ये रिलेशनशिप आप बैक एंड के अंदर बनाएंगे और इसको सेव करेंगे। और यहाँ पे जो आपके टेबल्स होंगे वो बैकएंड के अंदर होंगे, और जो रिलेशनशिप्स हैं ये बैकएंड के अंदर होंगे। ये आपने तमाम काम जो करना है वो बैकएंड के अंदर आपने ये काम करना है। जितने फॉर्म्स, जितनी रिपोर्ट्स और जितने भी आपने मॉड्यूल्स बनाए, तमाम के तमाम को डिलीट कर देना। सिर्फ आपने इसमें रखना है अपना डाटा, यानी कि अपनी टेबल्स और इसके रिलेशनशिप्स। ये चीज़ आपने अपने बैकएंड के अंदर रखनी है। और इसको मैं करने लगा हूँ क्लोज। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब आपने ये जो माई डेटाबेस का फोल्डर बना हुआ है, इसको करना है राइट क्लिक
और यहाँ से इसको शेयर। अब अगर आपके पास विंडोज़ 10 या पुरानी विंडोज़ है तो उसमें यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। विंडोज़ 11 में इन्होंने कुछ अपने ऑप्शन दिए हैं और साथ शो मोर ऑप्शन का ये जो चीज़ आ रही होगी ये आपकी विंडोज़ 10 के अंदर आ रही होगी। यहाँ पे आपने करना है गिव एक्सेस टू स्पेसिफिक पीपल, और यहाँ पे आपने तमाम लोगों को एवरीवन आपने कर दिया ऐड, और यहाँ पे इनको रीड राइट की एक्सेस दे देनी है इस फोल्डर की जिसके अंदर आपने अपना डेटाबेस बैकएंड जो है वो सेव किया है। इसकी एक्सेस जो है शेयरिंग जो है वो ऑन कर देनी है आपने, या आप ये इसके अंदर आप डेटाबेस रखते हैं इसको शेयर करते हैं, या आपका ऑलरेडी कोई शेयर्ड फोल्डर है उसके अंदर आप अपना बैकएंड डेटाबेस रख लें। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई शेयर्ड फोल्डर आपने बनाया हुआ है, एक हमारे विंडोज 10 के अंदर डिफॉल्ट शेयर फोल्डर होता है उसके अंदर भी आप रख सकते, वो हम देखते हैं कि वो कौन सा। अच्छा, इसको आपने एवरीवन की शेयरिंग दे दी और इसको शेयर कर दिया, तो ये माई डेटाबेस का जो एक आपके पास फोल्डर होगा वो आपका शेयर फोल्डर बन जाएगा। अगर आपने शेयर फोल्डर्स चेक करने हैं मेरे सिस्टम में कौन कौन से शेयर फोल्डर है, तो यहाँ पे आप रन पे जाएं। रन पे जाके यहाँ पे आप अपने पीसी का आईपी एड्रेस लिखें। आईपी एड्रेस पहले मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ से आप लेंगे। यहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, अपने मेन्यू से cmd मैंने लिखा, मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने किया क्लिक, यहाँ पे मैंने लिखूंगा ip config मैंने लिखा, और यहाँ पे आप देखें IP4 एड्रेस, ये मेरा IP एड्रेस है 192.168.18.39। ये आपका जो, अगर तो आपका नेटवर्क इंटरनेट नहीं लगा हुआ तो आपका ये अपना IP एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन, बल्कि अगर लगा हुआ भी है तो आपका राउटर आपको ये IP एड्रेस है ये असाइन करता है। तो अगर नेटवर्क लगा हुआ है तो उसमें आपका इंटरनल नेटवर्क का जो है IP एड्रेस होगा 192.168.1.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से जो अपनी C क्लास का जो IP एड्रेस है 192.168 से वो शुरू होगा, वो आपका बहरहाल IP एड्रेस आपने चेक करना है तो आप IP config लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो ये आपको अपना IP एड्रेस बता देगा। ये आपने अपने पास नोट कर लेना है। ये मेरे सिस्टम का 18.39 जो है वो IP एड्रेस है। मैं आपको बताने लगा था शेयर फोल्डर कैसे चेक करते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करें, रन पे जाएं। रन पे जाके आपने // लिखनी है और वहाँ पे आपने IP एड्रेस लिख देना अपना। ये मैंने 192.168.18.39 ये मैंने लिख दिया और ओके प्रेस कर दिया। जब मैं ओके प्रेस करूंगा तो मेरे सिस्टम में जितने भी शेयर फोल्डर्स हैं वो सामने आ जाएंगे। ये देखें माई डेटाबेस अभी मैंने जो शेयर किया है ये वो वाला, इसको मैं खोलूंगा तो मेरा बैकएंड डेटाबेस देखें इसके अंदर पड़ा हुआ है। उसके बाद ये यूजर्स, एक जो डिफॉल्ट में बात कर रहा था, डिफॉल्ट शेयर जो है वो विंडोज 11 या विंडोज 10 में होता है पब्लिक यूजर्स, पब्लिक का फोल्डर जो है वो यहाँ पे आपके पास होता है। यहाँ पे आप जो भी चीज़ को रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। यही डेटाबेस आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन इसका एक मसला ये होता है कि ये हर बंदे को पता होता है कि पब्लिक फोल्डर जो है वो एक्सेसिबल है, तो लोग अक्सर यहाँ पे देख लेते हैं। आपका बैकएंड यहाँ पे पड़ा होगा तो उसको डिलीट किया जा सकता है या उसको खोला जा सकता है, उस पर आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। ये खैर आगे हम चलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या काम इसके साथ आप मजीद कर सकते हैं। आज सिर्फ मैं आपको लिंकिंग का बता रहा हूँ कि आपने डेटाबेस को लिंक किस तरीके से करना है। तो आपने शेयर फोल्डर के अंदर वो डेटाबेस रख देना है। जिस तरह मैंने एक शेयर फोल्डर बनाया माई डेटाबेस, इसके अंदर मैंने जो है वो डेटाबेस बैकएंड जो है वो रख दिया। तो यहाँ पे मैंने बैकएंड जो है वो अपना बना लिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अब जो फ्रंट एंड मेरे पास ये बना हुआ है इसको मैं, बल्कि इसकी मैं एक कॉपी बनाता हूँ, कॉपी करके मैं यहीं पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं इसका नाम रख देता हूँ डेटाबेस FE, डेटाबेस FE से क्या हो रहा, फ्रंट एंड। वो मेरा डेटाबेस बैक एंड है, ये मेरा डेटाबेस फ्रंट एंड है। इसको मैं खोलूंगा। अब यहाँ पे ये क्योंकि मेरा फ्रंट एंड है इसमें मैंने रिवर्स चीज करनी, ये
उस डेटाबेस में मैंने बैक एंड में ये सारी चीज़ें क्यूरीज और फॉर्म्स ख़त्म किए थे। इस डेटाबेस के अंदर मैं क्या करूँगा, टेबल को सिलेक्ट करूँगा। परेशान मत होइएगा, ये आपका डेटाबेस सारा यहाँ से टेबल्स जो है वो गायब हो जाएंगे। ये मैसेज देता है वो मैंने डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे सिर्फ आपके क्यूरीज हैं, फॉर्म्स हैं और रिपोर्ट्स हैं और मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे आपका ये ऑर्फन डाटाबेस यानी कि इसका कोई वाली वारस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई चीज़ नहीं चलेगी। आप कोई भी चीज़ चलाएंगे क्योंकि आपके पास टेबल ही आपने डिलीट कर दिए, ये कहाँ से चलेगा। अब इसको हमने लिंक करना है अपने बैक एंड डाटाबेस के साथ। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं जाऊँगा एक्सटर्नल डाटा में। अब थोड़ा बहुत फ़र्क होगा आपका जो यहाँ पे विंडोज़ 10 या 11 में थोड़ा सा 2016 या 13 में थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन आपका मेन यही है कि आपने यहाँ से एक्सेस डाटाबेस को एक्सेस करना। अब न्यू डाटा सोर्सेज फ्रॉम डाटाबेस एक्सेस, जब आप ये जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू गेट एक्सटर्नल डाटा का जो डायलॉग बॉक्स है, इसके थ्रू आप किसी भी डेटाबेस में से टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स, मैक्रोज, मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने उस डेटाबेस में कोई चीज़ बनाई है वो आप इस डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इंपोर्ट होगा फिजिकली। टेबल पूरे का पूरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा और वो इसी डेटाबेस का, अगर आप यहाँ पे उसको अमेंड करेंगे तो दूसरे डेटाबेस में अमेंड नहीं होगा। हम चाह ये रहे हैं कि इस डेटाबेस में टेबल लिंक हो, हम यहाँ से उसको अमेंड करें और बैक एंड के अंदर उसका डाटा अपडेट हो। उसके लिए हमें ऑप्शन दी गई है लिंक टू द डाटा सोर्स बाय क्रिएटिंग अ लिंक टेबल। यहाँ पे हम जो टेबल्स बैक एंड के हैं उनको लिंक करेंगे, इस जगह पे उनको लिंक करेंगे ताकि हम यहाँ से डाटा डालें और वो उन टेबलों के अंदर इस लिंक के थ्रू उन टेबल के अंदर अपडेट हो। मैंने क्या करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से मैंने अपने डेटाबेस को सर्च करना, ब्राउज करूँगा। उसके बाद मैं अपने जहाँ पे भी मैंने बनाया है अपना एक मैंने डी ड्राइव में बनाया था माई डेटाबेस का फोल्डर था और माई डेटाबेस बैकएंड, यहाँ से मैं ओपन करूँगा, ये मुझे पूरा फिजिकल पाथ दे देगा और यहाँ से मैं उठा लूँगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है एक डेटाबेस को उठाने का, क्योंकि अक्सर हम बैक एंड डेटाबेस जो है वो रखते हैं सर्वर के अंदर। बल्कि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो है वो इसको चलाते हैं, किस तरीके से इसको हम देखते हैं कि दूसरा हमारा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ लिंकिंग बता, ये आपने यहाँ पे लिंक कर लिया और यहाँ पे आपने ओके करा। जैसे ही आप ओके करेंगे उस डेटाबेस के अंदर जितने भी आपके टेबल्स होंगे वो सामने आ जाएंगे। आपने यहाँ से सिलेक्ट ऑल करना, तमाम टेबल्स अगर आप यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, हो सकता है आप कुछ स्पेसिफिक टेबल लिंक करना चाह रहे हो, तो वो जो है वो आपको यहाँ से चुनने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने सारे टेबल लिंक करने हैं तो आप, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये क्यूरीज, ये रिपोर्ट्स और इस फॉर्म्स में बहुत सारे टेबल लिंक किए हुए होते हैं फिजिकली, तो सामने तो आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन बैक एंड पे हो सकता है आपको वो टेबल की जरूरत पड़ जाए। इसलिए कोशिश करें कि ये सारे के सारे टेबल आप उसमें लिंक कर दें। आपने सारे टेबल सिलेक्ट कर दिए और ओके कर दिया, ये उसकी चलाएगा क्यूरी और यहाँ पे उनको लिंक कर देगा। अब आपने गौर से देखना हो तो यहाँ पे देखें एक एरो का निशान आ रहा है, और पहले हमारे टेबल्स थे उनके साथ एरो का निशान नहीं था क्योंकि वो फिजिकली यहाँ पे मौजूद थे। अब ये टेबल फिजिकली यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये जस्ट एक लिंक है आपको दूसरे। अब ये देखें यहाँ पे आप होवर करेंगे, इसके ऊपर अपना माउस लाएंगे तो आपको बताएगा डी कॉलन माई डेटाबेस डेटाबेस बैकएंड, ये उस फाइल के साथ ये टेबल लिंक है। जो मैं आपको बता रहा था ये सही तरीका नहीं है लिंक करने का, तो इसी वजह से है। यहाँ पे यूज़र जैसे ही इसके होवर करेगा यूज़र को पता चल जाएगा कि ये डी कॉलन के अंदर एक डेटाबेस का फोल्डर कौन से सिस्टम के अंदर पड़ा है। तो ये तो मेरा क्योंकि एक ही सिस्टम है इसलिए डी कॉलन आ रहा है, वहाँ पे सिस्टम का नाम भी आएगा और फिर उसका फिजिकल पाथ पता चलेगा यूज़र को कि ये कहाँ पे बैक एंड डेटाबेस पड़ा है, उसको तलाश करके वहाँ पे अमेंडमेंट कर सकता है। इसलिए इसको हम इस तरीके से लिंक नहीं करते। एक और तरीका भी है
आईपी एड्रेस के थ्रू हम लिंक करते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा वो चीज़ बताऊँ, और एक दो चीज़ें और भी बतानी है वो मैं अलग से आपको उस क्लास में बताऊँगा, थोड़ा सा इससे एडवांस चलेंगे। तो ये हमने उसको लिंक कर दिया। अब देखें यहाँ पे इसको आपने आइटम्स का है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एज इट इज़ बिहेव करेगा जिस तरह आपका एक्चुअल डाटाबेस यहाँ पे चल रहा है। अब ये जो आपका बन गई फाइल फ्रंट एंड की, ये फाइल आपकी हर जगह पे काबिले अमल है। अब क्या करेंगे आप, मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे हम उस सिनेरियो में चले जाते हैं कि आपका ये सिस्टम ये सिस्टम है, यहाँ पे ये देखें फ्रंट एंड का इसमें डला हुआ है, बैक एंड डेटाबेस हमारा डी में पड़ा हुआ। अब इसको आप कॉपी करेंगे, सिर्फ फ्रंट एंड पे इसको आप कॉपी करेंगे और किसी और सिस्टम में जो आपके नेटवर्क के अंदर है, यानी कि जिस के साथ आपका कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि एक नेटवर्क का हिस्सा है, वो आप कैसे पता चलाएंगे। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, रन करना है, उस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है आपने इसी तरह मालूम करना है जिस तरह मैंने अपने कंप्यूटर का मालूम किया था। उसी तरीके से उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मालूम करें और यहाँ पे लिखें ping 192.168.18.39। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पिंग करके बताएगा कि ये मेरी जो है पिंग जा रही है ये उसको या नहीं। जिस सिस्टम को आपकी पिंग जा रही होगी, यानी कि ये एक पैकेट भेजता है उस सिस्टम को और वहाँ से रिस्पॉन्स वसूल करता है, उसको पता चल जाता है कि इस सिस्टम के साथ मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ या नहीं। जब ये पिंग की कमांड आपकी चल जाती है, इसका मतलब है वो सिस्टम आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। उस सिस्टम में जब आप ये फाइल चलाएंगे तो ये आपके इस सिस्टम के बैक एंड के साथ कनेक्ट होगी और जो डाटा वहाँ पे फीड होगा वो आपके इस सिस्टम के अंदर फीड होगा। अब कैसे फीड होगा देखें, ये मैंने फ्रंट एंड की फाइल चलाई, यहाँ पे मैं एक फर्ज किया स्टूडेंट है, ये मैंने स्टूडेंट का टेबल खोला। फिलहाल हम फॉर्म्स में नहीं जाते, फॉर्म भी वही चीज़ है। अब इसमें मैंने क्या करना है, एक नया स्टूडेंट हम फीड कर, यहाँ पे क्लास आईडी उसकी मैं दे देता हूँ 3 और स्टूडेंट आईडी में हम दे देते हैं इसको 21 और सेक्शन आईडी से, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट फॉर बैक एंड, इसका नाम हमने दे दिया। और यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं टेस्ट, यहाँ पे आप इसको बॉय चुन गर्ल चुन लें, चले कोई मसला नहीं है, और इसको हम फीड ही नहीं करते। ये मैंने एक रिकॉर्ड फीड किया 321 टेस्ट फॉर बैकएंड, ये मेरा जो है वो एक नया रिकॉर्ड जो है 26 नंबर स्टूडेंट आईडी जो है वो ऐड हुआ है। अब ये मैंने कहाँ पे फीड किया था, ये नज़र आ रहा होगा, ये जो मैंने डेटाबेस फ्रंट एंड के अंदर मैंने इसको फीड किया है स्टूडेंट्स पे। देखें यहाँ पे टेस्ट फॉर बैकएंड, मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, टोटली मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैं चला गया इसी के अंदर बी कॉलम, यहाँ पे माई डेटाबेस का फोल्डर है, यहाँ पे मेरा बैकएंड ये पड़ा है, इसको मैंने खोला। अब वो जो है वो टोटली बंद है और ये वो बैकएंड है जिस पे हमने इसकी फॉर्म्स और वो ख़त्म किए थे। इसके मैं स्टूडेंट के टेबल में जाता हूँ, देखें ये वो रिकॉर्ड है जो मैंने वहाँ पे बैठ के इधर फीड किया है, 26 नंबर आईडी 321 टेस्ट फॉर बैकएंड टेस्ट गर्ल, ये मैंने वहाँ पे बैठ के वो रिकॉर्ड फीड किया है। इसी तरह ये जो फ्रंट एंड का है इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये फ्रंट एंड यहाँ पे मैंने इस फाइल को खोला और इसके थ्रू मैंने बैक एंड के अंदर फीड किया। अब ये फाइल जो है ये आप जिस यूज़र को देंगे अपने नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपका नेटवर्क या लैन लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो तो नेटवर्क वाले जो भी लैन बनाता है वो आपके तमाम सिस्टम्स को कम्युनिकेशन के काबिल बनाता है। अगर आपके सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये फाइल आप कॉपी करें, यहाँ से इसको कॉपी करें और उस सिस्टम पे, दूसरे वाले सिस्टम पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, सब पे ये फ्रंट एंड सिर्फ ये फ्रंट एंड जो है वो आपने यहाँ से कॉपी करनी है और उन सिस्टम के ऊपर पेस्ट कर देनी है। वहाँ पे जाके एक्सेस ज़ाहिर है वहाँ पे MS ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए, वो तो ज़रूरी है एक्सेस चलाने के लिए, या आप एक्सेस रन टाइम भी चला सकते हैं। कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि आप
मुकम्मल MS ऑफिस इंस्टॉल ना करें, सिर्फ एक्सेस रन टाइम इंस्टॉल करें और वहाँ पे एक्सेस का डेटाबेस चलाएं। ये वाली फाइल आप जब वहाँ पे चलाएंगे, इसके अंदर जो डाटा फीड होगा इसके थ्रू, वो आपके बैक एंड के अंदर फीड होगा और हर यूजर को रियल टाइम पे पता चलेगा कि डाटा फीड हो रहा है। 10 रिकॉर्ड मैंने फीड किए, 10 रिकॉर्ड दूसरे कंप्यूटर पे जो बैठा उसने फीड किए, 10 रिकॉर्ड तीसरे वालों ने फीड किए और तमाम रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली इस बैक एंड के अंदर सेव हो रहे होंगे और आप इस बैक एंड को हर जगह पे यूज कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या? अब ये वाला जो बैक एंड का फ्रंट एंड का डेटाबेस है, इसका आप अपना मेन्यू अपनी चीज बना सकते हैं। जो दूसरा है दूसरे बंदे के लिए उसका अपनी मेन्यू बना सकते हैं। डाटा एक जगह पे फीड होगा और बाकी आप अपनी मर्जी से किसी को कोई फॉर्म देना चाहेंगे तो आप उसको, फर्ज किया एक बंदा है जो सिर्फ जिसने डायरी रिकॉर्ड पे काम करना है या आइटम्स फीड करनी है, उसको आप ये बाकी तमाम फॉर्म्स डिलीट कर दें, उसको सिर्फ वो फॉर्म दें जिस पे उसने काम कर रहा है। इस तरह आप मुख्तलिफ यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बैक एंड पे आपका डाटा तो तमाम का तमाम है। अब ये है कि ये आपका जो फ्रंट एंड है ये बिल्कुल उससे अलग है, जिसको जो चाहेंगे आप उसको वो देंगे। ये टेबल्स का जो लिंक है ये तो सबका होगा। अब आपने क्या करना है, जिसको आपने स्टूडेंट ऐड करने की इजाजत दी है उसको सिर्फ स्टूडेंट का फॉर्म आप दे सकते हैं। जिसको रिपोर्ट्स रन करने की इजाजत दी है वो सिर्फ रिपोर्ट उसको दें, फॉर्म ना दें। इस तरीके से आप उनको काम को डिवाइड कर सकते हैं नीड टू नो बेसिस की बेस पे, कि जिसको जितना पता होना चाहिए वो उस चीज़ की एक्सेस उसको दी जाए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें मज़ीद एक वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। इसमें जो छोटी मोटी एक दो चीज़ें हैं एडवांस लेवल की वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने फिजिकल पाथ की बजाय रिलेटिव पाथ किस तरीके से देना है, ताकि एक सिस्टम का अगर नाम भी चेंज कर दिया जाए तो उसके IP एड्रेस के थ्रू आप अपने सर्वर को एक्सेस करें, ना कि फिजिकल पाथ के थ्रू एक्सेस करें। वो चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका पाथ वगैरह बताऊंगा और एक दो चीज़ें और आपको जो बतानी है वो वहाँ पे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इस बारे में कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।